हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोग का 26 मई को मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में एमए सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चों का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है और आपके पेपर का नेम है इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी। दोस्तों, आप लोग के मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैम इसके सारे एमसीक्यूज़ के वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो मैंने ये दोनों वीडियो विशेषकर आपकी डिमांड पे बनाए हैं। इसका पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें मैंने 100 एमसीक्यूज़ कराए थे। ये आपका दूसरा पार्ट है। दोनों पार्ट आप देख लीजिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। मैंने दोनों वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी डिमांड पे बनाए हैं। पहले वीडियो में मैंने बोला भी था कि प्लीज़ इसे अपने जो कॉलेज का आपका ग्रुप बनाया उस पर शेयर कर दीजिए, और आप लोग ने शेयर नहीं किया है क्योंकि सुबह मुझे अपलोड करे उस वीडियो को लगभग 12 घंटे हो गए। अभी तक उसमें सिर्फ 100 व्यूज़ हैं। आप इन जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसकी मेहनत को समझिए कि एक एक क्वेश्चन को टाइप करना पड़ता है। मैं ये सारा जो वीडियो है या ये जितना भी मैं पेपर बनाती हूँ, मैं फ़ोन पे बनाती हूँ, कितनी मेहनत लगती है। आप उसी मेहनत के लिए प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और उसे लाइक कर दीजिए। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं क्योंकि आप लोग का पेपर है। आपका पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखिए, इसमें 101 नंबर पड़ा है क्योंकि 100 क्वेश्चन मैं पहले करा चुकी हूँ और उसके आगे मैंने टैग किया तो 101 नंबर से करा रहे हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। विश्वव्यापी सामाजिक और आर्थिक संबंधों के कारण विभिन्न लोगों, क्षेत्रों और देशों के बीच बढ़ती परस्पर निर्भरता को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सेकंड, वैश्वीकरण। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का लोकतंत्र विशेष रूप से वैश्वीकरण के विचार से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, महानगरीय लोकतंत्र। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, देशों के बीच तीव्र एकीकरण या अंतर संबंध कहलाता है क्या? ऑप्शन फर्स्ट आपका वैश्वीकरण। ये सारे आपके आंसर वैश्वीकरण ही है, लेकिन आपसे बहुत अलग अलग लैंग्वेज में ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इन पर ध्यान दीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण शब्द का वर्णन करने के लिए सबसे अच्छा है? तो ऑप्शन फोर आपका एकदम सही आंसर है, राष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं, सेवाओं, लोगों, पूंजी और सूचनाओं का आदान प्रदान। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें वैश्वीकरण के कारण कौन सा नहीं है? ये आपको चार ऑप्शन दिए गए, बताइए कौन सा वैश्वीकरण के कारण नहीं होता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, बंद सीमाएं। बाकी आपका पहला भी वैश्वीकरण के कारण होता है, दूसरा भी और चौथा भी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभावों में क्या शामिल नहीं है? सरकार की नीतियों में बदलाव, उद्योगों में हस्तक्षेप बढ़ना, कल्याणकारी राज्य की धारणा से हटना, नागरिकों पर नियंत्रण में वृद्धि। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, उद्योगों में हस्तक्षेप बढ़ना। यह आपका वैश्वीकरण की राजनीति में शामिल नहीं है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव क्या है? ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, क्योंकि सांस्कृतिक समरूपता का बढ़ना ये भी आपका वैश्वीकरण के प्रभाव में आता है। पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव ये भी आता है, खान पान में बदलाव ये भी आता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, विश्व व्यापार में वृद्धि। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के कारण कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है? ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, भारत। जितने भी आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं उसमें राइट आंसर क्या है? भारत। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें भारत में वैश्वीकरण का आरंभ कब हुआ था? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1991 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का विरोध किसने किया था? केवल वामपंथी ने, केवल दक्षिणपंथी ने, वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ने, या उदारवादी ने? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ने वैश्वीकरण का विरोध किया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वामपंथी वैश्वीकरण का विरोध क्यों करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, क्योंकि ये पूंजीवाद को बढ़ावा देता है, इसलिए आपके जो वामपंथी के लोग हैं वो वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिणपंथी वैश्वीकरण का विरोध क्यों करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, सांस्कृतिक प्रभाव के कारण। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक मंच WSF की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी एकदम सही है, 2001 में। अब आप जो WSF मैंने यहाँ पे लिखा है इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म देख लीजिए क्योंकि पेपर में ये भी पूछा जा सकता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें WSF की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, ब्राजील में हुई थी। WSF विश्व सामाजिक मंच की पहली बैठक ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे शहर में जनवरी 2001 में आयोजित की गई थी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, WSF की चौथी बैठक किस वर्ष मुंबई में हुई थी? तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, 2004 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वैश्विक बाजार प्रवेश रणनीति विकसित करने में शामिल चरणों के सही क्रम की पहचान करें। दोस्तों, ये आपके
5 क्रम दिए गए हैं, आपको इनको अरेंज करना है जो भी सीरियल ऑर्डर से सही है। तो इसका राइट आंसर है आपका सबसे पहले ए होगा, फिर आपका डी होगा, फिर आपका बी होगा और फिर सी होगा, फिर ई होगा। वीडियो को आराम से रोक लीजिएगा और इसको स्क्रीनशॉट करके आराम से देख लीजिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है। उदारीकरण का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, व्यापार को मुक्त करना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इसमें, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है आपका 1995 में। अब इससे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ये भी पूछा जाता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो राइट आंसर है आपका जेनेवा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, व्यापार को प्रोत्साहित करना। मानव विकास सूचकांक HDI पहली बार कब जारी किया गया था? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी 1990 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय का मूल्यांकन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, तकनीकी उन्नति। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से किसे सबसे अधिक लाभ हुआ था? तो किससे हुआ था? ऑप्शन सही, विकसित देशों को। देखिए जो वैश्वीकरण है उसमें सबसे ज़्यादा लाभ हुआ था विकसित देशों को, लेकिन जो जीवन स्तर में सुधार हुआ है वो हुआ था विकासशील देशों के जीवन स्तर में सुधार हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था विकसित देशों को, याद रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से भारत में किस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ था? तो किसको हुआ था? ऑप्शन डी आपका सूचना प्रौद्योगिकी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इसमें, वैश्वीकरण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, सबसे ज़्यादा इसमें रोजगार में वृद्धि हुई थी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस संगठन का गठन वैश्वीकरण का विरोध करने के लिए किया गया था? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वैश्वीकरण के विरोध में कौन सा संगठन बनाया गया? तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, WSF, विश्व सामाजिक मंच, मैंने ऊपर आपको बताया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत ने 1991 में कौन सी नीति अपनाई थी? तो ऑप्शन बी आपका उदारीकरण। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से पहले भारत किस नीति पर आधारित था? तो ऑप्शन बी आपका संरक्षणवाद। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से कौन सी आर्थिक नीति को बढ़ावा मिलता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, पूंजीवाद। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के विरोध में कौन सा आंदोलन विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी आपका वर्ल्ड सोशल फोरम। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की शुरुआत लगभग किस दशक में मानी जाती है? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका 1970। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव क्या था? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सांस्कृतिक ह्रास, इस सबसे ज़्यादा इसका नकारात्मक प्रभाव था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किसने वैश्वीकरण को पूंजीवाद की व्यवस्था कहा है? तो ऑप्शन बी आपका वामपंथी ने ये कहा था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इसमें, भारत ने किस वर्ष संरक्षणवाद की नीति को छोड़ा? तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, 1991 में। अभी इसी से संबंधित एक क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर कराया था कि जब भारत ने वैश्वीकरण की नीति अपनाई थी तो उससे पहले वो किस नीति को किस नीति को वो अपनाता था? तो किसको अपनाता था? संरक्षणवाद की नीति को पहले अपनाता था, लेकिन 1991 से उसने वैश्वीकरण की नीति को अपनाया। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, व्यापार को बढ़ावा देना। फिर आपका अगला क्वेश्चन इसमें, कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने में मदद करता है? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका WTO। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, WSF के किस मंच पर वैश्वीकरण का विरोध हुआ था? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका ब्राजील। WSF का फुल फॉर्म देख लीजिए, इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के सबसे बड़े आलोचक कौन थे? तो ऑप्शन सी आपका वामपंथी। देखिए अगर वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आप फिर दोनों को टिक करेंगे, लेकिन अगर ऐसे आपको अलग अलग दे तो आप वामपंथी टिक करेंगे, लेकिन अगर आपके में ये भी आ जाए A और C तो आप फिर इसको टिक करके आएंगे, क्योंकि दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों ने किया था, लेकिन दोनों ऑप्शन में देते तो आप सिर्फ एक को टिक करेंगे, वामपंथी को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1991 में, ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ऑप्शन बी आपका 2014। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 में, ऑप्शन बी एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42, ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है। इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संशोधन 1976 में हुआ था, इसे अक्सर आपका मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कर राजस्व किससे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन बी आपका वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है किससे? ऑप्शन सी आपका उत्पाद शुल्क से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? तो ऑप्शन सी आपका आयकर।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का सबसे बड़ा व्यय क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन सी आपका ब्याज भुगतान। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी आपका 1991 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण की नीति को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी आपका निजीकरण। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन सी आपका खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 1917, ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रमुख औद्योगिक नीति वक्तव्य कब जारी किया गया था? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका 1948। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के बजट को संसद के किस सदन में सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन बी आपका लोकसभा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का राजकोषीय घाटा को दर्शाता है? तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, कुल व्यय माइनस कुल आय। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? तो ऑप्शन डी आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन योजना आयोग का उत्तराधिकारी है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट नीति आयोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा समान वेतन की बात कही गई है? किसमें कही गई है? ऑप्शन सी आपका अनुच्छेद 39D में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? ऑप्शन बी आपका निर्मला सीतारमण। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक असमानता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट आपका गिनी गुणांक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी के कम होने के लिए कौन सा उपाय सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन आपका डी, इनमें से सभी। आर्थिक विकास में वृद्धि भी, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार, शिक्षा और कौशल विकास। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका उपभोग व्यय के आधार पर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक असमानता का मुख्य रूप से प्रभाव किस पर पड़ता है? ऑप्शन सी आपका दोनों पर, ग्रामीण क्षेत्र पर भी और शहरी क्षेत्र पर भी, इसलिए ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी दूर करने के लिए सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है? तो आपका मनरेगा भी चला रही है, अंत्योदय अन्न योजना भी चला रही है, पीएम आवास योजना भी चला रही है। ऑप्शन डी आपका एकदम सही है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? नीति आयोग करता है, और नीति आयोग राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षक कार्यालय NSSO द्वारा एकत्र किए गए डेटा पर आधारित होता है। नीति आयोग को पहले योजना आयोग कहा जाता था, योजना आयोग को 2015 में समाप्त कर दिया गया था, उसकी जगह एक नया आयोग गठित किया गया है जिसे कहते हैं नीति आयोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका नीति आयोग की टास्क फोर्स के द्वारा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निर्धनता रेखा की अवधारणा की समीक्षा करने के लिए किस समिति की स्थापना की गई है? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, सुरेश तेंदुलकर समिति। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें जो लोग नियमित रूप से गरीबी रेखा के अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन फोर आपका चक्रीय निर्धन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी का अनुपात गरीबी अनुपात या कहलाता है? यहाँ पे आपका या की जगह पे डैश है कि गरीबी अनुपात तो कहलाता है, इसके अलावा उसको और क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सेकंड आपका सही है, हेड काउंट अनुपात भी उसे कहा जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार क्या है? तो ऑप्शन थर्ड आपका एकदम सही है, खपत के आंकड़े। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें गरीबी पर नीति आयोग के टास्क फोर्स ने डैश और समेकित नगद हस्तांतरण के माध्यम से गरीबी विरोधी कार्यक्रमों में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए JAM ट्रिनिटी, अब देखिए JAM में आता क्या क्या है, जन धन योजना, ए से आपका आधार, एम से आपका मोबाइल की क्षमता पर जोर दिया है। अब बताइए यहाँ पे डैश में क्या आएगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन सेकंड आपका एकदम सही है, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों जितने भी आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा लैंग्वेज लग रही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत हैं। ये क्वेश्चन चलिए देखिए, शिक्षा असमानता और गरीबी पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिक्षा, असमानता और गरीबी, बताइए आपको 3 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से सही कौन सा है। सबसे पहले आप पहला कथन देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक असमान पहुंच आर्थिक गतिशीलता के अवसरों को सीमित करती है, यह आपका एकदम सही है। फिर आपका सेकंड है, शिक्षा की कमी के कारण आय की संभावना कम हो जाती है और रोजगार की संभावना भी कम हो जाती है, आपका ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर आपका तीसरा है, शिक्षा समानता मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों को प्रभावित करती है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त शैक्षिक संसाधन उपलब्ध है, ये आपका स्टेटमेंट गलत है, आप खुद ही पढ़ के समझ जाएंगे। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 1 और 2।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है इसमें, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अनुसार इस योजना के लाभार्थियों में कुछ महिलाएं भी होनी चाहिए। इस प्रावधान का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और कार्यबल में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। मनरेगा द्वारा महिलाओं की भागीदारी का न्यूनतम प्रतिशत कितना अनिवार्य है बताइए, तो 33%। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है आपका। हाँ, ऑप्शन सेकंड आपका एकदम सही है, 33%। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, आपसे इसमें फुल फॉर्म पूछ रहा है SJSRY का। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये आपका फुल फॉर्म है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इसमें, गरीब लोगों की विशेषता क्या है, तबीयत खराब, लैंगिक असमानता, ऋण जाल, ऑप्शन 4 आपका उपरोक्त सभी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था, तो ऑप्शन थर्ड आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, MPC निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त नाम है, तो ऑप्शन बी आपका मासिक प्रति व्यक्ति व्यय, ये आपका इसका फुल फॉर्म है। देखिए दोस्तों, ये हो गए आपके 75 MCQs जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। मेरे गले में अभी थोड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे जानना पड़ेगा। इतना पहले आप वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इतना टाइप हो गया था, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया कि आप पहले इसे आराम से देख लीजिए। अभी एक पार्ट इसका और आएगा, उसमें भी लगभग 75 से 100 MCQs होंगे। उसको मैं कल सुबह तक अपलोड कर दूंगी, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा और फिर अपना पेपर दे के आइएगा। लेकिन प्लीज़ सबसे पहले इसको शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और तीनों वीडियोस आराम से देख लीजिएगा और पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा भी किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं डेफिनेटली करती हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।